Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो स्टूडेंट अभी तक जो पिछले 2 लेक्चर में मैंने सेल की कवरिंग के बारे में बात की, तो उसमें मैंने एक लेक्चर में मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया और सेकंड लेक्चर में मैंने सेल वॉल के बारे में बताया और उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ों को मैंने कवर किया। जो आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ें थी उनको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया बीच बीच में। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। मैंने पहले ही बताया सेल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहली चीज उसमें क्या थी, आपका सेल कवरिंग थी, सेकंड आपकी साइटोप्लाज्म थी और थर्ड हमने न्यूक्लियस में डिवाइड किया था। तो आज से हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th एनसीईआरटी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम पढ़ रहे हैं और इसमें अब हम साइटोप्लाज्म को पढ़ने वाले हैं। तो साइटोप्लाज्म जो आपका है उसको मैं थोड़ा से पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो आपका जो सेल का जो लिक्विड होता है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, जो एक ये आपकी एक सेल है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, ये सेल की मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई। सेल की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। The content or the substance which are present or which are lying between cell membrane or plasma membrane and nuclear membrane, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो कंटेंट पाया जा रहा है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो पाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसमें भरा हुआ जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसका लिक्विड वाला पार्ट, सिर्फ उसमें बात, पहले तो लोगों को लगा कि सिर्फ उसमें लिक्विड है, बट बाद में पता चला उसमें सिर्फ लिक्विड नहीं है, लिक्विड के साथ साथ कुछ और चीजें हैं। तो जो सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल कहते हैं, उसको कहा जाता है साइटोसोल। और जो नॉन लिक्विड पार्ट है उसमें कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोसोल लिक्विड वाले पार्ट को हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब हम क्लास 11 में जाएंगे तो उनकी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। वो बायोमॉलिक्यूल होते हैं, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें, तो इनको हम डिटेल में क्लास 11 में पढ़ेंगे। जो क्लास 10th है उसमें इन चीज़ों के बारे में नहीं दिया, क्लास 9th में इन चीज़ों के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो हम क्लास 9th में सिर्फ किसको पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल। और फिर मैंने सेल ऑर्गेनेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, आप एक बार फिर से याद इसे रिकॉल कर ले। एक ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं हैविंग नो मेम्ब्रेन, जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, हम इन्हीं 3 टाइप के मेम्ब्रेन की स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और ऐसे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में कि डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो तो एक तो हो गया आपका प्लास्टिड, प्लास्टिड्स हो गया। सेकेंड आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक तो हो गया आपका प्लास्टिड, सेकेंड आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पहले हम प्लास्टिड को पढ़ेंगे, ओके, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को हम बाद में देखेंगे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्या है, प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड सारे लोग समझे आखिर प्लास्टिड है क्या, उसको देखें, उसके टाइप्स को देखें, उनके फंक्शंस को देखें। और ये एक्चुअली प्लांट में पाए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज, दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। जो प्लांट सेल होती है उनमें ही पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सबसे लार्ज, और दूसरी चीज़ ये कि सबसे लार्ज सेल ऑर्गेनेल होते हैं प्लांट के सेल ऑर्गेनेल। सब प्लांट का सबसे लार्ज सेल ऑर्गेनेल, एनिमल के बारे में बात नहीं करें क्योंकि एनिमल में तो प्रेजेंट होते नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि एनिमल के सबसे लार्ज होते हैं, या फिर एनिमल में क्योंकि ये पाए नहीं जाते तो हम कहेंगे प्लांट के सबसे लार्ज सेल ऑर्गेनेल होते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द प्लांट। प्लांट सेल के सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। ओके, इनके टाइप्स क्या होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। एक्चुअली जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो 2 टाइप का दिया हुआ है। एक आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलर के उनके बेस पे इनको डिवाइड किया गया। एक तो हो गया ल्यूकोप्लास्ट
प्लास्टिड को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहली चीज इनकी ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, सेकंड ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, थर्ड इनका जो ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं प्लांट सेल के। पहला तो हो गया ल्यूकोप्लास्ट, और सेकंड जो इसका होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। लेट मी ड्रा विद डिफरेंट कलर। सेकंड आपका हो गया क्रोमोप्लास्ट। अब देखो क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे हो जाते हैं, ओके, तो उसमें क्रोमोप्लास्ट में कई हो जाते हैं, तो हम स्पेशली इसमें बात करेंगे जिन ऐसे प्लास्टिड तो हो गए दो टाइप के, एक आपका ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस हो गए, और जो कलरफुल होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कई कलर पाया जाता है, उसमें से अगर हम बात करें ऐसे कलर के बारे में जिनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ओके। उस ग्रीन पिगमेंट्स को हम कहते हैं क्लोरोफिल, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो क्रोमोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट्स वाले क्लोरोफिल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो हम इसमें स्पेशली क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन को, जो बहुत ज्यादा डिटेल में उसने दिया नहीं है क्लास 9 में, बट पहले हम ल्यूकोप्लास्ट को समझते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट को समझते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये जनरली जो ल्यूकोप्लास्ट, लेट मी ड्रा, तो हमें कौन कौन से पढ़ने, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। क्रोमोप्लास्ट को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें कौन सा प्लास्टिड पढ़ना है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट को समझना है, और आपका ये ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट तो हम अभी समझ ही जाएंगे। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये रूट में, ये वो प्लास्टिड होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जनरली रूट में पाए जाते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है कि ये स्टोरेज करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्टोरेज करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट जो केमिकल्स का स्टोरेज करते हैं। और ये किन चीजों का स्टोरेज करते हैं मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहला तो ये स्टार्च ग्रेनुल का स्टोरेज करेंगे, सेकेंड आपका फैट का स्टोरेज करते हैं, और लास्ट में ये प्रोटीन का भी स्टोरेज करते हैं, ओके। फैट में जैसे लिखा होगा आपकी बुक में ऑयल, ठीक है ना। तो स्टार्च, इसको मैं तो स्टार्च, फैट या ऑयल और प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, वहां पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं, ओके। अब बात करते हैं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्योंकि जब आप क्लास 11th में जाएंगे, तो कंप्लीट आपको एक चैप्टर मिलेगा फोटोसिंथेसिस का, और उस फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में ये क्लोरोप्लास्ट या फिर जो क्लोरोफिल है इनका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। अगर ये एब्सेंस हो तो वो पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं, देखो होता क्या है ना, जैसे ये मैंने सेल का डायग्राम बनाया, सेल अगर ये प्लांट सेल है तो मैं इनका न्यूक्लियस थोड़ा साइड में बना देता हूँ और एक बड़ा सा वैक्यूल ऐसे बना देता हूँ, ओके। ये आपका वैक्यूल हो गया, इसमें एक ग्रीन सब्सटेंस पाया जा रहा है, मैं ग्रीन कलर से इसको ड्रा कर दे रहा हूँ, ये आपका एक ग्रीन सब्सटेंस हो गया। अब इस ग्रीन स्ट्रक्चर को लेट मी मैग्नीफाई, अब हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट आपका है, मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो ये जब बड़ा करते हैं तो इसमें हम क्या पाते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस नहीं है, बल्कि कितनी मेम्ब्रेन इसमें पाई जा रही है, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ तो चीजें ज्यादा मैग्नीफाई हो गई, ज्यादा बड़ी होकर दिखने लगी। तो बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, उनसे पता चला कि इसमें एक मेम्ब्रेन नहीं पाया थी, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं पाया था, देयर आर टू मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड मींस और दिस क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड जो होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है और क्रोमोप्लास्ट पे भी डबल मेम्ब्रेन। क्रोमोप्लास्ट में जो आता है क्लोरोप्लास्ट जो कलरफुल वाला होता है, ये ग्रीन कलर वाला जो होता है, उस पर भी डबल मेम्ब्रेन। अब इनके बीच बीच में ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरह से क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बहुत ढेर सारा मैं नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। और
बस इस चीज़ को मैंने ऐसे समझने के लिए बना दिया। ये ढेर सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाया। अब हम इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करते हैं या फिर इसमें से एक कॉइन को लेते हैं और उसको मैग्नीफाई करते हैं। ढेर सारे कॉइन जैसे, तो हम उसको मैग्नीफाई करेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसे हमने मैग्नीफाई किया तो एक कॉइन इस तरह से आपका दिख गया। ओके, जब हमने इसके अंदर चेक किया तो इसके अंदर क्या एक ये इस तरह से, तो यहाँ पे एक ग्रीन रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हर कॉइन के अंदर। अभी हम बात करेंगे कि किस चीज को क्या कहते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हर कॉइन के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल है जो यहाँ पे पाया जा रहा है, ये आपका हो गया क्लोरोफिल। जो ग्रीन स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो आपका क्लोरोफिल है। और उसके अलावा पूरे, अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा हो गया। जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं ग्रेना, GRANA, ग्रेना। तो ये ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा हो गया। और मेम्ब्रेन होती है, बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, अंदर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन लिखेंगे। ओके, तो बाहर वाली जो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई। उसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये केमिकल, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और उसी के अलावा इसमें इसका खुद का DNA पाया जाता है और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। एक चीज याद रखें, और जो इनका DNA होता है, मीन्स इनके पास खुद का क्या होता है, इनका खुद का DNA होता है, इनका खुद का राइबोसोम भी होता है। ओके, तो आप ये इस तरह से मैंने बना दिया, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे DNA। और ये जो छोटे छोटे मैंने डार्ट जैसे स्ट्रक्चर बना दिए, इसको कहते हैं राइबोसोम। अभी राइबोसोम का फंक्शन क्या है हम आगे समझेंगे, अभी राइबोसोम को पढ़ना बाकी है। तो राइबोसोम जो होते हैं ना, वो सिंपल टाइप के राइबोसोम होते हैं बट पाए जाते हैं। तो एक्चुअली ये क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं और क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आप याद रखें ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है स्पेशली स्टोरेज का काम करता है, स्टार्च, फैट, ऑयल एंड प्रोटीन के स्टोरेज का काम करेगा। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्यों फोटोसिंथेसिस? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आर द पिगमेंट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट्स होते हैं वो आपके क्लोरोफिल होते हैं। तो हमें क्लोरोफिल को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि क्लोरोफिल कहाँ पे, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, तो इसमें और एक चीज़ और, इनके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। इसमें केमिकल जो दिखता है, पूरा लिक्विड जो भरा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, STROMA, स्ट्रोमा कहते हैं। इनका खुद का DNA होता है, इनका खुद का राइबोसोम होता है। तो इस DNA और राइबोसोम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनका खुद का DNA होता है, DNA क्या बनाते हैं, RNA बनाते हैं। आप आगे जाके पढ़ेंगे, RNA बनाते हैं। और RNA किसके साथ मिल जाते हैं, राइबोसोम पे जाके मिल जाते हैं। और RNA और राइबोसोम दोनों साथ मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं। और ये एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये DNA को डबल कर देते हैं, DNA को डबल करने में हेल्प करते हैं। DNA डबल हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट का साइज बढ़ जाएगा। साइज किसका बढ़ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट का साइज बढ़ जाएगा। और जब क्लोरोप्लास्ट का साइज बढ़ेगा तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा, ऑटोनोमस, ठीक है ना। ये अपने आप ही डिवाइड होकर दो बना लेता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने से ही डिवाइड हो सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है खुद डिवाइड होने की। और इनके पास कुछ कैरेक्टर आप इनके देखेंगे तो जैसे लगता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इनको सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। एक चीज याद रखें,
ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है, उनके पास उनका डीएनए है, उनके पास उनका आरएनए है, तो इनको हम कहते हैं सेल विद इन सेल, क्योंकि ये सेल की तरह से होते हैं, एक सेल के अंदर सेल की तरह से होते हैं, इसीलिए इनको सेल विद इन सेल कहा जाता है। तो इतनी चीजें जो आपकी हैं एनसीईआरटी में दी गई है क्लास 9th के, आप इनको पढ़ें, इनको समझें। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपसे कहा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताएं, तो फिर मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।